हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया था और आज के इस तीसरे लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्टार्ट करेंगे। इसको हम हिंदी में कार्यकारी प्रतिबल विधि कहते हैं। वर्किंग स्ट्रेस की हिंदी होती है कार्यकारी प्रतिबल विधि। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके नेम मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पर हम इसके ओनली फंडामेंटल की बात करेंगे, डेट मीन्स हम इसके बेसिक की बात करेंगे। इसमें जितना भी थ्योरी पोर्शन होगा, जो भी फॉर्मूले होंगे और फॉर्मूलों पर बेस्ड जो हमारी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स होंगी उन क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा डिज़ाइन वाले जो हमारे चैप्टर्स हैं उसको हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन भी आपको मैं कराऊंगा लेकिन लास्ट में करेंगे। जिस चैप्टर में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिजाइन दिया गया वहाँ पर, यहाँ ओनली बेसिक वाला है इसलिए केवल फंडामेंटल की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे 6 टॉपिक हैं जिनमें सबसे पहला टॉपिक है अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हालांकि ये जो टॉपिक था आपका ये पहले चैप्टर में था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड हम अलग से पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। इसीलिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम यहाँ पर इसके अजम्पशन देखेंगे। अजम्पशन मतलब होता है मान्यताएं। कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें आप ऐसी जानेंगे जो कि हम चैप्टर के अंदर यूज करने वाले होंगे। हालांकि है तो ये टॉपिक थ्योरी वाला, लेकिन जहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले डेराइव करेंगे वहाँ पर भी इसका यूज होगा। ठीक है, बात करें दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है हमारा परमिसिबल स्ट्रेसेस या फिर वर्किंग स्ट्रेसेस, जिसकी हम चैप्टर में बात करेंगे। वर्किंग स्ट्रेसेस, अनुगेय प्रतिबल या फिर कार्यकारी प्रतिबल। इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्टील में कितना परमिसिबल स्ट्रेस होता है, ऐसे ही हम देखेंगे कंक्रीट में कितना परमिसिबल स्ट्रेस होता है, उनकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं और उसे कैसे ज्ञात करते हैं, सब कुछ बात करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे टोटल इक्विवेलेंट एरिया, कुल समतुल्य क्षेत्रफल। इसको देखने के बाद चौथा टॉपिक आएगा हमारा मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, तो ये बेसिक मापांक अनुपात कहते हैं इसको हिंदी में। ये बेसिक 4 टॉपिक तो हमारे स्टार्टिंग के हैं। इसके बाद 5वां टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम यानी सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम का एनालिसिस करेंगे हम इसको। ठीक है, यानी एकल प्रबलित कंक्रीट धरन का विश्लेषण देखेंगे 5वें टॉपिक में। अच्छा, मैंने आरसीसी के पुराने लेक्चर्स भी अब से 1 साल पहले शायद प्रोवाइड किए थे, कुछ बच्चों ने वो लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो वहाँ पर पूरे डिटेल में चैप्टर्स को कवर नहीं कराया गया था। वहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था चैप्टर को, यहाँ से तीसरे टॉपिक से, और इधर उधर सब कुछ मिक्सिंग हो रहा था। अब यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे हम। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे स्ट्रेस आए, उनकी वैल्यूज क्या थी, देन आफ्टर बाद में करेंगे एनालिसिस। तो इसीलिए यहाँ से आपको पढ़ने के बाद पूरा कन्फ्यूजन, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस एनालिसिस के अंदर हम किस किस चीज़ की एनालिसिस करेंगे, तो पहले हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम स्टील की परसेंटेज वैल्यू देखेंगे। उसके बाद लीवर आर्म पढ़ेंगे हम, फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे। देन आफ्टर हम बीम की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंतर्गत। इस तरह से 6 टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप 7वां टॉपिक करके लिख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, 7वें टॉपिक में आप खुद से ऐड कर सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं 7वां टॉपिक। तो इस तरह से हमारे ओवरऑल 7 टॉपिक ये हो जाएंगे जो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हुआ सभी को ये चीज़? ठीक है, तो अब हम इससे टॉपिक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो। हालांकि पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप साथ साथ लिखा करें। मैं सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, तो बोर्ड पे लिखने में जो मेहनत लगती है उसको आप यूटिलाइज करें, उसका फ़ायदा उठाएं, पीडीएफ के चक्कर में ना रहें। अपने हाथ से लिखेंगे। हो सकता है पीडीएफ जो है मेरे पास वो लिखे हुए पहले के नोट्स हैं, उसमें इतना डिटेल में ना हो जितना मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बेटर यही है आप साथ साथ नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। पीडीएफ से कहीं बेहतर नोट्स रहेंगे आपके हाथ के लिखे हुए। ठीक है, फिर भी रिवीजन पर्पज़ के लिए लास्ट में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब इसको हटाते हैं और हेडिंग लिख लो आप, पहला टॉपिक। चलिए समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कार्यकारी प्रतिबल विधि की मान्यताएं।
अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्यकारी प्रतिबल विधि होती क्या है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम किसी भी सेक्शन का डिजाइन करने के लिए वर्किंग स्ट्रेस का यूज करते हैं। किसका? कार्यकारी प्रतिबल का यूज करते हैं, वह मेथड हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता क्या है, एक्चुअल में इसकी डिटेल जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके टॉपिक्स पूछे जाएंगे। लाइक दैट आपसे पूछ लेगा अजम्पशंस बताइए वर्किंग स्ट्रेस मेथड के क्या हैं। तो टोटल वर्किंग स्ट्रेस मेथड को समझने के लिए हमें इसकी मान्यताएं याद होनी चाहिए। जैसे ही हम इसके अजम्पशन याद कर लेंगे हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक्चुअल में है क्या, उसमें हम क्या क्या करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये मान्यताएं एक तरह से वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही डिफाइन करेंगी यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहली मान्यता है जो आपने सोम के अंदर भी पढ़ी थी। ये मान्यता क्या है? ए सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यानी कि यदि कोई भी काट जो नमन से पहले समतल है तो वह नमन के बाद भी समतल रहेगी। डेट मीन्स जैसे ये कोई भी बीम है, ये कोई बीम है, अब ये बीम का कोई मैं एक सेक्शन कंसीडर कर लूँ यहाँ पर। जैसे मैंने बीम का कोई भी सेक्शन कंसीडर किया, लाइक डेट मैंने ये सेक्शन ले लिया, ये वाला दिखाई दे रहा है ये सभी को, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। अगर मैंने इसको बेंड कर दिया बीम को इस तरह से, बीम को हमने यहाँ पर क्या कर लिया? बेंड कर लिया, लाइक दैट ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया? बीम को बेंड कर लिया और हमने फिर इसका ये सेक्शन देखा, ये वाला सेक्शन। तो जैसे ये बेंडिंग से पहले सेक्शन प्लेन था, ये बेंडिंग के बाद भी ये वाला सेक्शन कैसा है? प्लेन है। समझ पा रहे हैं? तो बेंडिंग, किसी भी बीम का कोई भी सेक्शन बेंडिंग से पहले अगर प्लेन होता है तो वह बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहता है। यह एक अजम्पशन होता है। ये एलएसएम मेथड में भी अजम्पशन यही रहता है और डब्ल्यूएसएम मेथड में भी अजम्पशन यही रहता है। ये अजम्पशन नहीं बदलेगा, पहला वाला सेम रहता है दोनों मेथड के लिए। तो पहला अजम्पशन तो आसान है, आपने सोम के अंदर भी इसको पढ़ा है, तो ये तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा दोनों लैंग्वेज में कंटेंट लिखा है जिससे कि किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रॉब्लम ना हो। ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा समझते चलिए, याद करते चलिए, नोट्स बनाइए, इजीली कवर हो जाएगा। जैसे ही फॉर्मूले और डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पहले से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर पहले से लिखने का मेन रीज़न है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले डेराइव करेंगे उसमें हम पहले से कुछ नहीं लिखेंगे, पूरा समझाएंगे अच्छे से। ठीक, बात करते हैं दूसरे अजम्पशन की। तो द कंक्रीट एंड स्टील रेनफोर्समेंट आर परफेक्टली बॉन्डेड। यानी डब्ल्यूएसएम मेथड में क्या माना गया? जो कंक्रीट है और स्टील जो हम उस कंक्रीट के अंदर डालते हैं वो परफेक्टली बॉन्डेड होता है, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है, मजबूत, सब बंध जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो कंक्रीट तथा प्रबलन इस्पात पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए, ऐसे छोटे छोटे डायग्राम की हेल्प से समझते रहेंगे। ये समझ आ गया ना? बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगा। अब दूसरे अजम्पशन को समझिए। दूसरे अजम्पशन में इन्होंने क्या कहा है? जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई एक कंक्रीट का ब्लॉक बना लिया, लाइक डेट, इसमें ऐसे कंक्रीट भरी हुई है इस तरह से। इसी के अंदर हमने क्या कर रखा है? स्टील डाल रखी है। ठीक, यहाँ पर ऐसे ऐसे कंक्रीट भरी हुई है इसके अंदर, इस तरह से ऐसे ऐसे। इसमें क्या कंक्रीट है? ये सीमेंट वगैरह सब भर दिया आपने, गिट्टी सीमेंट सब। ठीक, अब मैंने सपोज इस स्टील की छड़ को थोड़ा बाहर निकाल के दिखा रखा है, सुनते रहिएगा ध्यान से। यहाँ मैंने स्टील की छड़ को बाहर निकाल दिया ऐसे। अब अगर यहाँ पर आप फोर्स लगा के इसको खींचेंगे ना इसको, तो ये स्टील की छड़ बाहर खींच नहीं पाएगी। ठीक है, मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों नहीं खींच पाएगी? क्योंकि कंक्रीट और स्टील जो है इनके बीच में एक परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। ये एक अजम्पशन है डब्ल्यूएसएम मेथड का, समझ पा रहे हैं? यानी कंक्रीट के और स्टील के बीच में क्या होता है? परफेक्ट बॉन्डिंग हो जाती है। हम इसको खींचना चाहें फोर्स लगा के तो ये सेट होने के बाद फिर खींचेगा नहीं स्टील इसके अंदर से, क्योंकि मजबूती से बंध गए एक दूसरे के साथ। तो उम्मीद है आपको ये दूसरा वाला अजम्पशन भी समझ में आ रहा हो गया। सेकंड मान्यता क्या है इसकी, समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सिंपल है। इनको इमेज को माइंड में बनाइए और ये आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, इनको अपने माइंड में बना लें, हो सके तो रफली अपने नोट्स में भी बनाते रहें जिससे आपको चीज़ें आसान लगें। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए। तीसरा, इसको भी मिटा देते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। यानी ये जो मेथड है डब्ल्यूएसएम मेथड, ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। इलास्टिक थ्योरी क्या कहती है? प्रत्यास्थता का सिद्धांत आप सबको पता है कि प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। क्या लिखा है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी
एंड एज्यूम्स डेट बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर इलास्टिक एंड ओवे हुक्स लॉ। यानी इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पर कि ये जो मेथड है इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है एंड यह इसमें मान्यता है, एज्यूम किया गया है क्या कि दोनों स्टील और कंक्रीट दोनों क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं एंड ये हुक के नियम का पालन करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? ये माना गया है, मान्यता है। कंक्रीट वास्तव में इलास्टिक नहीं होती है। कंक्रीट कैसा मटेरियल है? ब्रिटिल मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर इसको इलास्टिक मान लिया गया है जो कि हुक के नियम का पालन करता है। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। यही इसका ड्रॉबैक भी था, कमी थी ये इसकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कि इन्होंने कंक्रीट को इलास्टिक मान लिया। वास्तव में कंक्रीट इलास्टिक नहीं होता, ओनली स्टील में इलास्टिक के गुण होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है क्या, यह विधि प्रत्यास्थता के सिद्धांत पर आधारित है तथा यह माना गया है कि इस्पात तथा कंक्रीट दोनों प्रत्यास्थ हैं जो हुक के नियम का पालन करते हैं, ऐसा माना गया था इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हुक के नियम का पालन करने से मतलब क्या है, जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, प्रतिबल विकृति के सीधे समानुपाती होगा इस तीसरे अजम्पशन के अनुसार। यानी इन्होंने स्टील को, कंक्रीट को, दोनों को ही इलास्टिक मान लिया और ये कह दिया कि ये दोनों इलास्टिक हैं और ये हुक के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तीसरे में समझ पा रहे हैं सभी लोग इसको? अगला देखिए, अगला चौथा, परमिजिबल स्ट्रेसेस ऑफ द मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड। यानी इन्होंने क्या ऑब्टेन किया, इन्होंने परमिजिबल स्ट्रेस को ऑब्टेन किया। इस मेथड में इन्होंने परमिजिबल स्ट्रेस, अनुज्ञेय प्रतिबल, अब अनुज्ञेय प्रतिबल क्या होता है ये आपको जस्ट अगले टॉपिक में मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक परमिजिबल स्ट्रेस ही है तो उसको वहां पर समझेंगे। इतना सभी समझ पा रहे हैं? तो परमिजिबल स्ट्रेसेस ऑफ द मटेरियल आर ऑब्टेन्ड, यानी इस विधि में पदार्थों के अनुज्ञेय प्रतिबल लिए गए हैं, परमिजिबल स्ट्रेस लिया गया है। ठीक है, अभी आपको बताएंगे जस्ट आगे होते क्या है परमिजिबल स्ट्रेस, बस आप याद ये रखेंगे कि इस मेथड में परमिजिबल स्ट्रेस का यूज किया था। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें वर्किंग स्ट्रेस का यूज करते हैं, तो इस परमिजिबल स्ट्रेस को ही वर्किंग स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, इसके दो नाम हैं, बल्कि आपको आगे बताऊंगा तीन नाम आएंगे इसके निकल के। ठीक है, तो परमिजिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस एक ही होते हैं और अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस अलग होते हैं इससे। ठीक है, तो किसका यूज किया गया, परमिजिबल स्ट्रेस का या फिर वर्किंग स्ट्रेस का। तो ये चौथा भी आसान सा है, लिख करके आप याद कर लेंगे इजीली। पांचवा देखिए, पांचवा लिखा है ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन अप बाय स्टील एंड नन बाय कंक्रीट। यानी कि इसमें जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस थे ना, सभी टेंसाइल स्ट्रेस को स्टील के द्वारा लिया गया था। यानी इन्होंने ये मान लिया था जो आरसीसी बना हुआ है, आरसीसी में स्टील भी है कंक्रीट भी है, तो इन्होंने ये मान लिया स्टील के द्वारा जितने भी स्ट्रेस उत्पन्न होंगे वे सभी टेंसाइल स्ट्रेस होंगे, कंक्रीट के द्वारा कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न नहीं किया जाएगा। कंक्रीट से ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होंगे एंड स्टील से सभी स्ट्रेस कैसे होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न होंगे। इस मेथड में माना था, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में कंक्रीट की भी टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू होती है जो कि 0.7 √FC के होती है। ये जेईई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे क्या कि इन्होंने क्या मान्यता मान ली कि सभी टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट के द्वारा उत्पन्न होंगे, और सॉरी स्टील के द्वारा उत्पन्न होंगे, कंक्रीट के द्वारा कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। इसका विपरीत आप कह सकते हैं कि कंक्रीट के द्वारा सभी कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, स्टील के द्वारा कंप्रेसिव स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होंगे। तो आप ऐसे याद कैसे रखेंगे इसको, तो देखो T फॉर टेंशन, T फॉर टेंशन हो गया। ठीक है, T फॉर टेंशन आ रहा है और T से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, या फिर आप सिंपल समझ लीजिए जो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वो स्टील के कारण आता है। किसके कारण, स्टील के कारण, स्टील के कारण टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। और कंक्रीट के कारण जो उत्पन्न होंगे इसमें वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो लास्ट वाला जंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया क्या कि सभी तनन प्रतिबल इस्पात द्वारा लिए गए हैं तथा कंक्रीट द्वारा कोई भी तनन प्रतिबल नहीं लिया गया या फिर नहीं उत्पन्न हुआ कह सकते हैं। तो सभी टेंसाइल स्ट्रेस किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, स्टील के द्वारा। क्या कंक्रीट के द्वारा कोई टेंसाइल स्ट्रेस उत्पन्न हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग, क्लियर है ये चीज़। अब छोटे छोटे 3 अजम्पशन हो रहे हैं, तो आप पहले इन 5 अजम्पशन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए,
फिर मैं आपको 3 अजम्पशन और बता देता हूँ। चलिए इसको रफ करते हैं, मैं यहीं पे 3 और लिख देता हूँ जो ज़रूरी है आपके लिए। इस तरह से टोटल 8 अजम्पशन है इसके जो आपको याद करने हैं। चलिए ये मिटा देते हैं, नीचे के 3 यहाँ लिख देंगे। पांच हो गए थे, नंबर 6 लिखेंगे। नंबर 6 छठा अजम्पशन देखिए, छठा वाला अजम्पशन। छठा अजम्पशन क्या कहता है? छठा अजम्पशन कहता है द मॉड्यूलर रेशियो m, द मॉड्यूलर रेशियो m, द मॉड्यूलर रेशियो m हैज द वैल्यू, वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, ये वैल्यू ली गई थी m की। एक्चुअल में m की वैल्यू ये नहीं होती है, ये वैल्यू हम तब लेते हैं जब हम किसी भी RCC सेक्शन में क्रीप को पार्शियली कंसीडर कर लेते हैं। जब हम क्रीप को भी कंसीडर करते हैं ना, तब ये वैल्यू निकल के आती है। एक्चुअल में m का जो फॉर्मूला होता है, m बराबर स्टील के प्रत्यास्थ मापांक और कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांक का ये अनुपात होता है। मॉड्यूलर रेशियो एक टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, तो वो टॉपिक नंबर 3 है। मैं आपको वो टॉपिक भी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पर मान्यता की बात कर रहा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, आपको ये याद करना है कि जो m की वैल्यू ली गई थी, मॉड्यूलर रेशियो हिंदी में भी लिख दें, मापांक अनुपात, मापांक अनुपात m का मान 280/3 सिग्मा CBC लिया गया था, या लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, ये लिया गया था m की वैल्यू को। समझ पा रहे हैं सभी लोग? मापांक अनुपात m की वैल्यू 280/3 सिग्मा CBC ली गई थी। क्यों ली गई थी, इसका रीजन भी आपको बताएंगे आगे। यहाँ केवल आपको याद करनी है, ये सब मान्यताएं हैं इसलिए। बोलिए इतना क्लियर है सभी को? ये सभी को समझ आ रहा है? ये छठा अजम्पशन हो गया, इसको याद कर लेंगे। ये सिग्मा CBC होता है ना, कंक्रीट में कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस होती है। मैं आपको लिखवाऊंगा आगे, पूरी डिटेल में लिखेंगे हम, यहाँ सिर्फ याद करेंगे आप इनको। ठीक है, इसके बारे में भी लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, परमिजोल स्ट्रेस के बारे में लिखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जस्ट अभी स्टार्टिंग है, तो आप इनको ध्यान से सुनते रहिए। बस इतना याद रखिए क्या क्या बता रहे हैं वो आपको याद करनी है। आपको याद रखना मापांक अनुपात की वैल्यू कितनी मानी गई थी, तो वैल्यू मानी गई थी 280/3 सिग्मा CBC। क्यों और कैसे मानी गई थी वो आपको आगे बताएंगे। ठीक, सातवां देखिए, सातवां अजम्पशन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सातवां अजम्पशन था, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर का यूज किया गया था। क्या किया था इसमें? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक का यूज मटेरियल के लिए किया गया था। किसके लिए? मटेरियल, मटेरियल मतलब पदार्थ, पदार्थों, मटेरियल्स के लिए किया गया था। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक का यूज मटेरियल के लिए किया गया था, पदार्थों के लिए। ठीक है, लोड के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लिया गया था, ओनली मटेरियल के लिए लिया गया था। ठीक है, जबकि जब हम LSM मेथड पढ़ेंगे वहां पे लोड के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर अलग होता है, मटेरियल के लिए पार्शियली सेफ्टी फैक्टर अलग होता है। बट यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये मान्यता थी, केवल और केवल किसके लिए लिया गया था? केवल मटेरियल के लिए लिया गया था सुरक्षा गुणांक का मान। अब मटेरियल इसमें दो ही यूज करते हैं, एक स्टील दूसरा कंक्रीट। तो यहाँ पर वैल्यू याद रखेंगे फॉर कंक्रीट, या पहले स्टील का लिख लो, फॉर स्टील। स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक की जो वैल्यू ली गई थी ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
FOS लिख दिया मैंने शॉर्ट में। इसकी वैल्यू ली गई थी कितनी 1.78। स्टील के लिए वैल्यू ली गई थी 1.78। एंड बात करें कंक्रीट के लिए, फॉर कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ली गई थी 3। ठीक है, कितनी वैल्यू ली गई थी याद रहेंगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनका यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब मैं फॉर्मूले में वैल्यू निकालूंगा परमीजिबल स्ट्रेस की तो वहाँ पर बहुत यूज होगा इनका। इन दोनों वैल्यू को याद कर लेंगे। तो क्या हुआ था, ये जो WSM मेथड है इसमें सुरक्षा गुणांक का यूज मटेरियल के लिए किया गया था, पदार्थ के लिए बताया गया था। स्टील के लिए जो सुरक्षा गुणांक होता है वो कितना होता है 1.78 होता है, कंक्रीट के लिए 3 होता है। ये किसने बताया था, ये IS कोड ने बताया था, IS 456/2000। ये RCC का IS कोड होता है, इन्होंने बताया था। इन्होंने वैल्यू फिक्स कर दी थी कि स्टील के लिए जब भी सुरक्षा गुणांक लेंगे आप कितना लेंगे 1.78 लेंगे, कंक्रीट के लिए 3 लेंगे। ठीक है, सुरक्षा गुणांक का मतलब क्या है, एक ऐसा फैक्टर जिससे अगर हम किसी भी स्ट्रेस को डिवाइड कर दें तो उसकी स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है और उस पर हम उस सेक्शन को डिजाइन करते हैं तो हमारा सेक्शन फेल नहीं होता, सुरक्षित रहता है। इसके लिए बनाया गया था सुरक्षा गुणांक। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है। आई थिंक इसमें हमारा एक और लास्ट अजम्पशन और रह गया है, उसको और समझ लीजिए। ठीक है, ये लिखते रहिएगा साथ साथ। 7 हो गए हमारे, जिनमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6, 7 और 8वां और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हटा रहा हूँ मैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट वाला और समझ लीजिए। इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ, ये इसमें केवल अजम्पशन करा रहा हूँ। ठीक है, इनको लिख लीजिएगा, छोटा सा लेक्चर रहेगा हमारा ये। और बाकी जो कल से टॉपिक शुरू होंगे वो नए लेक्चर में करेंगे, उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे लेक्चर को, सिंगल लेक्चर में, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें रिलेट करेंगे एक दूसरे से, इसीलिए वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से। ये अजम्पशन आप इसमें याद कर लीजिएगा। आपको इसमें भी स्टार्टिंग में ये पता चल गया कि इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं और इनकी मान्यताएं क्या हैं। जब हम LSM और WSM में अंतर करेंगे ना तो वहाँ पर ये सब यूज होंगे पॉइंट। लास्ट और देख लो एक 8वां, लास्ट और 8वां क्या है, इसमें है इसका स्ट्रेस डायग्राम लीनियर होता है। स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी दोनों ही लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ। इसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है। डेट मीन्स आप हिंदी में कह सकते हैं स्ट्रेस मतलब प्रतिबल तथा स्ट्रेन मतलब विकृति, डायग्राम मतलब आरेख, लीनियर मतलब रेखीय या रैखिक होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। प्रतिबल तथा विकृति आरेख कैसा होता है, रैखिक होता है। रैखिक से मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी ये RCC का सेक्शन ले लिया, ठीक, हमें पता है बीच में यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होती है, इतना तो हम सोम में पढ़ चुके हैं, आपको ये सब कुछ समझाया जाएगा। सपोज आपने नीचे यहाँ पर स्टील डाल रखी है, इसमें स्टील आपको पता है टेंशन में डालते हैं। ठीक है, ये डाल रखी है स्टील आपने यहाँ पर, समझ पा रहे इतना। तो इस स्टील के सेंटर से लेकर के और ऊपर तक हम एक स्ट्रेस डायग्राम खींचते हैं। स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम खींचते हैं हम, थोड़ा इधर ले लेते हैं यहाँ पर। तो सपोज पहले मैं यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम बना रहा हूँ, पहले कौन सा स्ट्रेन डायग्राम, फिर स्ट्रेस बना लेंगे। तो ये ऐसे लीनियर बनता है, गलत बना दिए, सॉरी, न्यूट्रल एक्सिस बीच में से यहाँ होके आ रही है, यहाँ तक बनेगा, सिर्फ नीचे ले गए थे मिस्टेक से, गलत बन गया था। ये इधर और ऐसे बनता है, ऐसे। ये स्ट्रेन डायग्राम हो गया। स्ट्रेन डायग्राम मतलब विकृति आरेख हो गया ये। इसके बाद अगर हम इधर बनाएं क्या, प्रतिबल आरेख, तो वो भी कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, सेम ऐसे ही। ये स्ट्रेस डायग्राम हो गया। ये सब कुछ आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, यहाँ पर अजम्पशन है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, और ये जो इसके टॉप मोस्ट फाइबर है ना ऊपर वाले, यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन रहता है, स्मॉल EC लिख दे रहा हूँ मैं, यानी स्मॉल E से हम विकृति को दर्शाते हैं ना, तो कंक्रीट की विकृति यहाँ होगी मैक्सिमम वाली, यहाँ पर स्टील की विकृति हो जाएगी मैक्सिमम वाली ES। सेम ऐसे ही यहाँ पर ऊपर कंक्रीट का स्ट्रेस रहेगा, नीचे स्टील का स्ट्रेस रहेगा, समझ पा रहे हैं इतना, इस तरह से। तो ये क्या होता है हमारा, लीनियर होता है। यहाँ भी रेखा बन रही है, यहाँ भी लीनियर है।
न्यूट्रल एक्सिस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू कितनी है, 0। देखो यहाँ भी और यहाँ भी, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, स्ट्रेस भी स्ट्रेन भी। तो यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट था कि इसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है, यानी प्रतिबल तथा विकृति आ रही रेखीय होता है या रैखिक होता है, ऐसे ऐसे सीधी रेखा में रहेगा। ये चीज़ बोलिए, क्लियर है सभी को? ये चीज़ें सभी को समझ आ रही है ये चीज़ें? अब इसको यहाँ से ही क्यों बनाते हैं, सारे रीजन आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि आपको ये क्लियर हो गया सभी को, ये सभी को समझ में आ गया भाई? ठीक है, चलिए। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वर्किंग स्ट्रेस मेथड का अजम्पशन, मान्यताएं क्या होती हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। इनको अपनी कॉपी पे लिखेंगे आप लोग और याद करेंगे। ये थ्योरी वाला पार्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में 5 नंबर में पूछा जाता है आपके BT UP के बोर्ड एग्जाम में, या पॉलिटेक्निक का किसी भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा इसकी मान्यताएं क्या क्या थी। इस लेक्चर को मैं बहुत छोटा रख रहा हूँ, ठीक है, किसी कारण से, और आगे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ मैं। अब आपको अगला जो लेक्चर मिलेगा इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि हमारे चैप्टर जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। बाकी इस चैप्टर में आपको जो इस लेक्चर में जो आपको बताया गया है वो टॉपिक्स के नाम सभी उनको लिखिएगा, आपको पता चल गया होगा इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इन अजम्पशंस को याद कीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द इसके अगले पार्ट में, जिसमें कि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पार्ट 2 स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, और कल की ही क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, कल संडे है, कल को क्लास नहीं चल पाएगी, मंडे से क्लास रेगुलर होंगी आपकी। ठीक है, RCC की सर्वे की सभी क्लासेस मंडे से रेगुलर होंगी, कल संडे है, कल को छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।